जब हम भारत की आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं तो कई नाम जहन में आते हैं। लेकिन एक नाम ऐसा है जिसने राजनीति और अध्यात्म को, आप कह सकते हैं, एक ही धागे में पिरो दिया। वो नाम है श्री अरबिंदो। वो एक क्रांतिकारी तो थे, लेकिन उनका हथियार सिर्फ राजनीति नहीं थी, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक फिलॉसफी थी। आइए उनके इसी अनोखे संगम को समझते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, राष्ट्रवाद सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, ये एक धर्म है जो भगवान से आया है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये श्री अरबिंदो के पूरे दर्शन का, उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। सोचिए, उस दौर में जब सब लोग राजनीति की बात कर रहे थे, कोई राष्ट्रवाद को धर्म कह रहा था। यह कोई मामूली बात नहीं थी, ये तो एक तरह की आध्यात्मिक क्रांति का बुलावा था। और यही सोच, यही एक विचार उन्हें अपने समय के बाकी सभी नेताओं से बिल्कुल अलग कर देता है। तो सवाल उठता है कि आखिर क्यों श्री अरबिंदो को भारतीय राष्ट्रवाद का प्रणेता कहा जाता है। इसका जवाब उनके मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी में छिपा है। वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ थे। देखिए, वो सिर्फ एक राष्ट्रवादी नहीं थे, उनके अंदर एक कवि का दिल था, एक फिलोसोफर का दिमाग था और एक सच्चे देशभक्त की आत्मा थी। मतलब कमाल का कॉम्बिनेशन था। उन्होंने ईस्ट और वेस्ट की फिलॉसफी को मिलाया और एक बिल्कुल नई सोच दुनिया के सामने रखी। सच कहें तो आप उन्हें किसी एक दायरे में बांध ही नहीं सकते, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। चलिए अब आते हैं उनके सबसे, कह सकते हैं, रैडिकल आइडिया पर। वो आइडिया था कि राष्ट्रवाद एक धर्म है। पर इसका असली मतलब क्या था? कैसे कोई एक पॉलिटिकल गोल को एक पवित्र मिशन में बदल सकता है? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। अरविंदो के लिए भारत सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा या कोई नक्शा नहीं था। नहीं, उनके लिए भारत एक जीती जागती हस्ती थी, एक पावरफुल शक्ति, एक डिवाइन एनर्जी, जिसे हम और वो भारत माता कहते थे। और जरा सोचिए, जब देश आपके लिए माँ बन जाए तो उसकी आज़ादी सिर्फ एक पॉलिटिकल टारगेट नहीं रह जाती, है ना? वो एक धार्मिक कर्तव्य बन जाता है। बस इसी एक सोच ने आज़ादी की लड़ाई में एक नई जान फूंक दी थी। अच्छा, उस समय आज़ादी पाने के लिए मोटे तौर पर दो रास्ते दिखते थे। एक था मॉडरेट्स यानी उदारवादियों का रास्ता, जिसमें प्रार्थनाएं थीं, पिटिशंस थे, विरोध प्रदर्शन थे। अरबिंदो ने इस तरीके को क्या कहा पता है? पॉलिटिकल मेंडिकेंसी, यानी राजनीतिक भिक्षावृत्ति। उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उनका रास्ता बिल्कुल अलग था। वो रास्ता था डायरेक्ट एक्शन का, पैसिव रेजिस्टेंस, विदेशी चीजों का बॉयकॉट और सबसे जरूरी कंप्लीट सेल्फ रूल यानी स्वराज। तो ठीक है, स्वराज चाहिए, पर सवाल यह है कि ये मिलेगा कैसे? अरबिंदो ने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने इसके लिए एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम भी दिया। तो उनका प्रोग्राम 4 स्टेप्स का था। स्टेप 1, सीक्रेट तरीके से क्रांतिकारी विचारों का प्रचार करना, मतलब पहले माहौल बनाना। फिर स्टेप 2, पब्लिक को अपने लेखों और भाषणों से जगाना। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था डायरेक्ट एक्शन, यानी पैसिव रेजिस्टेंस, मतलब ब्रिटिश सामान, उनके इंस्टीट्यूशंस, सबका कंप्लीट बॉयकॉट। और हाँ, उनका ये भी मानना था कि अगर सारे रास्ते बंद हो जाएं तो आखिरी ऑप्शन के तौर पर बल प्रयोग करने से भी हिचकना नहीं चाहिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अरबिंदो के लिए भारत की आज़ादी मंजिल नहीं थी, ये तो एक बहुत बड़े सफर का सिर्फ पहला कदम था। उनकी जो स्वतंत्रता की सोच थी ना, वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी, वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए थी। और समय के साथ साथ ये सोच और भी गहरी होती चली गई। तो शुरुआत होती है देश की आज़ादी से। ये पहला और सबसे जरूरी स्टेप था। क्यों? क्योंकि एक गुलाम देश भला दुनिया को क्या दे सकता है? पर सोचिए, देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन अगर लोग अंदर से आज़ाद नहीं हैं तो? इसीलिए उनका आइडिया इससे भी आगे जाता है। वो पहुंचता है हर एक इंसान की आज़ादी तक, मतलब इंटेलेक्चुअल, मॉरल और स्पिरिचुअल आज़ादी। क्योंकि असली आज़ादी तो अंदर होती है, बाहर नहीं। और फिर ये सोच अपने पीक पे पहुंचती है पूरी ह्यूमैनिटी की स्वतंत्रता। उनका विश्वास था कि एक आज़ाद और स्पिरिचुअली एडवांस्ड भारत का उदय सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं होगा, बल्कि ये पूरी मानव जाति की तरक्की और एकता के लिए ज़रूरी है। तो अब सवाल ये है कि राजनीति से लेकर पूरी इंसानियत की एकता तक ये सफ़र तय कैसे होगा? इतना बड़ा बदलाव लाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? यहीं पर अरबिंदो की फिलॉसफी का स्पिरिचुअल साइड सामने आता है, और वो है इंटीग्रल योग, यानी समग्र योग का रास्ता। तो जरा सोचिए, ऐसी कौन सी ताकत हो सकती है जो इस टूटी बिखरी दुनिया को जोड़कर एकता और दिव्यता की तरफ ले जाए?
उनके मुताबिक इसका जवाब था समग्र योग, जिसे पूर्ण योग भी कहते हैं। और ये कोई एक रास्ता नहीं है, बल्कि ये ज्ञान, भक्ति और कर्म, इन तीनों का एक संगम है, एक सिंथेसिस है। और इसका मकसद स्वर्ग में मोक्ष पाना नहीं है, नहीं, इसका मकसद है इसी धरती पर, यहीं पर अपनी चेतना को इतना ऊंचा उठाना कि एक डिवाइन लाइफ जी जा सके। तो आखिर में हम श्री अरबिंदो को कैसे याद रखें? उनकी लेगेसी क्या है? क्या वो एक क्रांतिकारी नेता थे या एक स्पिरिचुअल गुरु? सच तो ये है कि उनका जो योगदान है वो इन दोनों से कहीं ज्यादा बड़ा है। आप उनकी इंटेलेक्चुअल डेप्थ का अंदाजा बस इसी बात से लगा सकते हैं कि यूरोप के महान विचारक रोमन रोलैंड ने उन्हें प्रिंस ऑफ इंडियन थिंकर्स यानी भारतीय विचारकों का राजकुमार कहा था। और उनका जो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म का आइडिया है ना, वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना उस दौर में था। और ये सब हमें आज के दौर के लिए एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये दुनिया जो इतनी बटी हुई है, क्या इसमें अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी किसी देश को उसका असली मकसद, उसका असली पर्पस बता सकती है? श्री अरबिंदो की जिंदगी और उनकी फिलॉसफी हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है।